हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 तक। आज थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन जितना भी हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना करेंगे कवर, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं जितना हो सके कवर करूँ ज़्यादा। तो अभी आपको लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी। मैं इसलिए लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल रहा था क्योंकि शायद आप बोर हो जाएं, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। तो चैप्टर 2 जो बात करता है वो टेन्योर्स के बारे में बात करता है। टेन्योर्स मतलब कुछ क्लासेस होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर लैंड होल्डर। जैसे भूमिदार कौन होता है, असामी कौन होता है, किसका क्या नेचर होता है। मतलब एक लैंड होल्डिंग को लेके, ठीक है ना, कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड होल्ड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं। एक एक पर्टिकुलर लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, ठीक है ना, पर्टिकुलर राइट्स हैं उसके, तो क्या क्या उनके नाम होते हैं, उन सब चीजों को लेके बात होती है। तो classes of tenure and subtenure holder. There shall be for the purpose of this act only one class of tenure holder भूमिदार and one class of subtenure holder. Subtenure holder मतलब क्या, tenure holder मतलब जो मेन ओनर है वो किसी को लैंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस करने को देगा, मतलब टेनेंट बोलेंगे उसको। तो जो ओरिजिनल मतलब एक्चुअल एब्सोल्यूट टेन्योर होल्डर होता है उसको भूमिदार बोलते हैं। और जो उस लैंड को उसकी होती नहीं है लेकिन उस पर वर्क करता है फॉर अ कंसिडरेबली अमाउंट, उसको आसामी बोलते हैं। टेन्योर होल्डर का क्या मतलब होता है? मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स लैंड डायरेक्टली अंडर एंड इज लायबल टू पे लैंड रेवेन्यू फॉर दैट लैंड। तो टेन्योर होल्डर मतलब भूमिदार लायबल होता है लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। एंड सब टेन्योर होल्डर कौन होता है? हु होल्ड्स लैंड फ्रॉम अ टेन्योर होल्डर और गांव सभा एंड लायबल टू पे रेंट। मतलब जो सब टेन्योर होल्डर है वो रेंट पे करेगा, और टेन्योर होल्डर जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा। Provided that land is given in exchange to a tenure holder or a sub-tenure holder as a result of consolidation of holdings, shall for the purpose of this act be deemed to be land originally। मतलब किसी को लैंड एक्सचेंज में मिली है, गिफ्ट में मिली है, तो वो एक्चुअल ओनर माने जाएंगे, चाहे वो सब टेन्योर होल्डर हो, चाहे फिर वो लैंड होल्डर टेन्योर होल्डर हो, मतलब कि भूमिदार हो या आसामी हो। अब भूमिदार कौन होता है? तो भूमिदार एक वो इंसान होता है जिसके पास उस जमीन से रिलेटेड सारे एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल ओनर जो होता है। अब प्रोप्राइटर होल्डिंग सर और खुदकश लैंड। अब प्रोप्राइटर जैसे ऊपर खुदकश लैंड में दे रखा था सर्टेन प्रोपोर्शन, मतलब इतनी लैंड होगी तो उसको खुदकश बोलेंगे, या फिर जो खुद लैंड को करता है, सर्वेंट से करवाता है, हाइड लेबर से करवाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब प्रोप्राइटर्स, ग्रुप होल्डर एंड ऑक्यूपेंसी टेनेंट, तो ये तीन चार जो कैटेगरीज हैं इनको बोलेंगे हम भूमिदार, ठीक है ना। या फिर किसी को पट्टा दीवानी लीज होल्डिंग राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है ना, या फिर किसी को स्टेट ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये भूमिदार है। या फिर कोई क्लास ऑफ टेनेंट्स अदर देन दोज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सब टेनेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड भूमिदार। या फिर कोई ऐसी क्लास है टेनेंट्स की जो कि डिक्लेयर्ड है, जो कि मतलब जो भूमिदार को डिक्लेयर छोड़ के, मतलब भूमिदार को छोड़ के और कोई क्लास है तो उसको भूमिदार बोलेंगे, क्योंकि भूमिदार तो भूमिदार होता है। एवरी पर्सन हु आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट इज एडमिटेड टू लैंड, मतलब इस एक्ट के, वो आफ्टर द कमिटमेंट मतलब ये जो एक्ट जब लागू हो गया उसके बाद किसी को डिक्लेयर किया कि ये भूमिदार है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स है ना, तो बाद में ही तो रिफॉर्म्स इफेक्टेड होंगे। अब असामी कौन होता है? असामी तो मैंने आपको बताया ना कि जिसके every person belonging to any of the following classes shall be an Assami and shall have all the rights and be subject to all liabilities conferred or imposed upon an Assami, namely क्या क्या चीजें? कोई नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन तो होता है, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन होता है, ये पंजाब टेनेंसी एक्ट में मेंशन्ड है। एवरी पर्सन who in the agriculture year immediately before the commencement of this act occupied or held land, मतलब जिसने एज अ नॉन ऑक्यूपेंसी मतलब टेम्पररी बेसिस पर लैंड किसी ने एक्वायर कर रखी है, या फिर कोई जो मेन होल्डर है उसका सब टेनेंट है, या फिर कोई नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट ऑफ द पास्चर लैंड और इज ऑफ लैंड कवर्ड बाय वाटर बॉडी, मतलब कोई टेम्पररी बिजनेस करता है, सीजनल बिजनेस करता है, फिश फार्मिंग करता है पॉन्ड में, ठीक है ना, पिसिकल्चर वगैरह करता है। या फिर एवरी पर्सन हु इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 36 और 65 बिकम्स अ लेसी, पट्टा दीवानी राइट्स अगर किसी को मिले, गांव सभा ने किसी को डिक्लेयर किया है आसामी, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको लेसी ऑफ द लैंड, जो मैंने अभी आपको बताया गांव सभा ने डिक्लेयर किया। एवरी पर्सन हु इज अ टेनेंट ऑफ सर, मतलब जो सर मतलब भूमिधार का जो भी कोई टेनेंट है, या फिर सब टेनेंट है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट, वही बात इसमें सारी बोली गई है, सब टेनेंट, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट,
टेनेंट ऑफ सर खुद का लैंड भूमिदार, यही बातें बोले जिसका पट्टा दीवानी राइट्स है, यही बात इसमें बोली गई है। लास्ट में ई पे आता है, एवरी पर्सन हु एक्वायर दी राइट्स राइट्स ऑफ एन आसामी अंडर एनी अदर प्रोविजन, या फिर किसी और प्रोविजन किसी और एक्ट में भी अगर उसको एंटाइटल किया गया है आसामी के थ्रू, तो वो भी हमारा असामी कहलाएगा। ठीक है ना। इसका पार्ट भी आता है। अब इन राइट्स को एक्वायर कैसे करते हैं, एक्वायर एक्विजिशन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स जो है मालिकाना हक कैसे मिलता है। ठीक है ना। तो ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर्स पर्टेनिंग टू वेस्टलैंड ग्रेजिंग कलेक्टिंग फॉर, अब फॉर एग्जाम्पल को किसी का भी पोजेशन है, ठीक है ना, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, किसी को याद ही नहीं कि कब से जमीन पे है, तो ऑब्वियसली उसका राइट्स उस पर बनते हैं। ठीक है ना। लिखा ना, सच एज कस्टमरी कॉमन पास्चर लैंड्स, क्रिमेशन और ब्यूरल ग्राउंड्स, आबादी साइड पाथवेज, किसी का कहीं मकान बना हुआ है, पब्लिक वेल बना हुआ, पब्लिक यूटिलिटी की जगह हो गई, वाटर चैनल्स बने हुए हैं, खलिहान बने हुए हैं, तो जो चीज जहाँ पे पहले से ही स्थित है उसको मान लिया जाए, क्योंकि ये नहीं पता कि इससे पहले कौन हुआ था इसका। ठीक है ना। तो यही बात इसमें बोली गई कि एक्वायर कैसे किए जाते हैं राइट्स। अब प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लैंड वाज अ रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मेड अवेलेबल फॉर द यूज फॉर एनी purposes other than those in referred to in this subsection, land kept aside in exchange। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब होता है कि जब जो हमारे लैंड मतलब जो हमारा जमींदारी सिस्टम था तो उसको अबॉलिश किया गया था, तो लैंड्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, तो उसको छोड़ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं किन चीजों पे, लैंड होल्डिंग्स को लेके, उनके राइट्स को लेके, मतलब फॉर एग्जांपल लैंड को डिवाइड कर दिया, अब जो जिसका ओनर है वही उस प्रॉपर्टी का ओनर है, क्योंकि उस लैंड को कंसोलिडेट करके और फिर डिवाइड कर दिया इक्वली। ठीक है ना। अब जिसका जो राइट्स था, अब ऐसा नहीं जो उसका बहुत पुराना कोई ओनर है वो क्लेम करने लग जाए आके, तो ये बोलिए। अब वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है, कोई भी कल्टिवेबल या फिर अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग एनी लैंड, जो कि जैसे गांव में ना जहाँ कहीं पानी इकट्ठा होता है उसको बेड ऑफ द रिवर बोलते हैं, पूरे गांव का पानी जाता है, बेड ऑफ द रिवर बोल देते हैं, ऑक्यूपाइड और हेल्ड बाय आसाम। ठीक है ना, उसको वेस्टलैंड बोलेंगे। इंक्लूडेड इन द होल्डिंग्स ऑफ सच प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर्स, या फिर कुछ भी एक ऐसी होल्डिंग, अभी किस चीज के बारे में बात करना है, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन राइट्स, अब किसी के कब्जे में जितनी भी जमीन है वो उसका राइट है, वो प्रोप्राइटर है उस जमीन का, यूज्ड फॉर द पर्पसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज 13। ठीक है ना, जो सेक्शन 3 के 13 को छोड़ के हैं वो भी उन सब का भी राइट्स है उन पर। एक्वायर्ड बाय बोनाफाइड परचेज, मतलब सेल परचेज का केस हो गया। लैंड्स ऑफ कॉमन यूटिलिटी, मतलब गांव में कॉमन वेल है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्कीम के तहत किसी लैंड पे कुछ लगाया, प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद है जब ये एक्ट शुरू होगा लागू होगा तो डेप्यूटी कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर्स ऑफ ईच विलेज आइदर सिंगली और कलेक्टिवली डाइवेस्टिंग द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर राइट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड वेस्टिंग दोज राइट्स इन द गांव सभा, मतलब वो डिवाइड, जैसे ये एक्ट लागू होगा तो सबके राइट्स बता देंगे कि फॉर एग्जांपल भूमिदार कौन है, असामी कौन है, गांव सभा का कितना एरिया आ रहा है, ये सब कुछ। और उसमें वो ये भी डिवाइड करेंगे कि किसकी लैंड गई है तो उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है ना, कंसोलिडेट हुई है। उसके अलावा कितनी कल्टिवेबल लैंड है, कितनी अनकल्टिवेबल वेस्ट वेस्ट एरिया, ये सब कुछ डेप्यूटी कमिश्नर कर देंगे। इसके बाद कहते हैं अगर ऐसा कोई असेसमेंट नहीं होता लैंड रेवेन्यू का एट द लास्ट सेटलमेंट, द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू अप्लाइड, जब ये चीजें हो रही होंगी, जब लैंड रिफॉर्म्स हो रहे होंगे इस तरीके से, तो जो उस टाइम लास्ट में डिसाइड हुआ होगा लैंड रेवेन्यू वही applied at last settlement for similar areas in other village in the same assessment circle shall be taken at the rate of land revenue। ठीक है ना। तो अब जैसे लैंड को डिवाइड कर दिया गया, भूमिदार आसामी बना दी गए, तो उनसे लैंड वही वसूला जाएगा जो आसपास के इलाकों में लैंड होगा उस पर्टिकुलर लैंड का, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का जितनी की होल्डिंग है उनके पास। ठीक है ना। इसके बाद है कि द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, इसमें 75% का रूल है, क्या तो 75% पॉपुलेशन पे जितना लैंड रेवेन्यू चल रहा होगा उस गांव के पे वो मान लिया जाएगा। इसके बाद अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच विलेज फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोप्राइटर और अब फॉर एग्जांपल किसी की जमीन ली जाएगी दी जाएगी
कंसोलिडेट, ये लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना, तो इनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। तो कंपनसेशन किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा? इन सच नंबर ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, मतलब वो जो कंपनसेशन कैलकुलेट किया जाएगा तो उनका पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा? इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, और 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चीफ कमिश्नर इन जो कंपनसेशन है इसको डिसाइड करेंगे। फर्स्ट shall be paid in any case where such calculation has been made before the date of Delhi land reforms receives the assent of president on the first day of the first reverse next following such date। पहले केस में पहली इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी? कि जब अमेंडमेंट 1959 वाला नहीं हुआ पहले, तब दी जाएगी। और अदर के केस में, मतलब ये जो बताया गया है कि जो कैलकुलेशन होगी उसमें फर्स्ट रिवर्स कब से कैलकुलेट होगा, तो पहले वाले केस में तो कैलकुलेट होगा कि अगर कोई जमीन 1959 से पहले की, और अदर केस में फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट रिवर्स जो है वो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, मतलब फॉर एग्जांपल आज लैंड रिफॉर्म्स आ गए, आज कर दिया डिसाइड, तो 2025 से लेकर 26 वाला जो फर्स्ट रिवर्स है उसको कंसीडर करेंगे कंपनसेशन के लिए। ठीक है ना? वेयर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज नॉट पेड बाय द ड्यू डेट सच अमाउंट शैल बी पेड विद इंटरेस्ट। अब अगर कोई कंपनसेशन का अमाउंट नहीं पेमेंट किया गया तो 2.5% पर एनम का उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। अब जो प्राइवेट वेल होते हैं, ट्रीज होते हैं आबादी में, बिल्डिंग एरियाज में, वो क्या चीजें होती हैं? तो ऑल प्राइवेट वेल्स इन और आउटसाइड होल्डिंग्स, ऑल टैंक्स, ग्रूवर्स, आबादी, ऑल ट्रीज इन आबादी एंड ऑल बिल्डिंग सिचुएट प्रोप्राइटर विद इन द लिमिट्स ऑफ द एस्टेट। मतलब जो भी कोई प्राइवेट वेल, जो भी उसकी होल्डिंग में जो भी चीजें हैं, चाहे उसने शेड बना रखा है, प्राइवेट वेल बना रखा है, वो सब कुछ उसकी होल्डिंग की विसिनिटी में आता है, तो वो उसका ओनर होगा, वो उसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है ना? ट्रीज प्लांटेड बाय अ पर्सन अदर देन अ प्रोप्राइटर अदर देन अ कंपैरिजन इन होल्डिंग शैल कंटिन्यू टू बिलोंग टू। अब जिसने पेड़ लगाया वो उसका मालिक। ठीक है ना? इसके बाद है पावर टू मेक रूल्स। किसके पास पावर है? चीफ कमिश्नर के पास पावर है। ठीक है ना? अभी हम आते हैं चैप्टर 2, हमारा खत्म हो गया, वहां आते हैं चैप्टर 3 पे। ठीक है, चैप्टर 3 पे क्या बोला गया? डिक्लेरेशन ऑफ भूमिदार राइट्स, कंपनसेशन एंड लैंड रेवेन्यू। अब ऊपर जो हमने भूमिदार पढ़ा था उसके राइट्स क्या हैं, उनको कंपनसेशन किस तरीके से जाएगा, और लैंड रेवेन्यू का कैलकुलेशन कैसे होगा। ये काफी बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 3 जो है हमारा, काफी बड़ा चैप्टर है। तो एवरी टेनेंट ऑफ सर एंड सब टेनेंट ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट, और सब टेनेंट, अगर किसी ने जमीन को, मतलब जो उसका राइट है, उसने सेल करके बेचा है, who in the first livers immediately before the commencement of this act is recorded as a tenant of sir। मतलब इस एक्ट से पहले उसने किसी जमीन को बेचा और उसमें वो टेनेंट था, तो क्या होगा? held and land by him at the rent payable by him in the said year, and the land held by such tenant shall for the purpose of subsection be available to the sir holder occupancy tenant। उसको क्या राइट्स मिले जाएंगे? उसको राइट मिलेंगे भूमिदार राइट्स। ठीक है ना? Nothing in subsection 1 shall apply to a tenant of sir or subtenant of occupancy tenant of the said पट्टेदार if his land belongs to। ठीक है ना? किस किस केस में भूमिदार नहीं कहलाया जाएगा? अगर लैंड जो है किसी वुमन की है, माइनर की है, लुनेटिक की है, इडियट की है। ठीक है ना? मतलब लैंड रिफॉर्म्स हुए ना, तो लैंड को डिवाइड डिवाइड कर दिया गया। अब जो जमीन पे खड़ा था उसी को जमीन का मालिक बना दिया गया। ठीक है ना? अ पर्सन, अगर कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकता, कोई आर्म्ड फोर्सेस में है, या फिर अ पर्सन प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड नॉट एक्सीडिंग 25 साल से बड़ा नहीं है और पढ़ाई कर रहा है। अ पर्सन जो कि जेल वगैरह में, इम्प्रिजनमेंट में है, या प्रोवाइडेड दैट वेयर अ होल्डिंग इज हेल्ड जॉइंटली, या फिर दो लोगों की कोई प्रॉपर्टी है, या फिर अलग अलग सीवियरली लैंड होल्डर्स है, और उनमें से कोई एक पर्सन जो है ऊपर की किसी एक कैटेगरी में लाया करता है, तो उस पर क्या नहीं होगा? क्या चीज एप्लीकेबल नहीं होगी उस पे ट्रांसफर, और वो टेनेंट्स ऑफ सर, ये जो राइट्स हैं भूमिदार राइट्स, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है ना? इसके बाद हम इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है,